नमस्ते भाइयों, मैं अनुराग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नंद वंश के बारे में। महाबोधि वंश के अनुसार शिशुनाग वंश के काक वर्ण के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक शासन किया। संभवतः महापद्मनंद उसका संरक्षक था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में उसे क्षुद्रा गर्भोधव भी कहा गया है। महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन भी कहा गया है। महापद्मनंद निम्न वर्ण से संबंधित था। जैन स्रोतों के आवश्यक सूत्र में उसे नपीदास, परविष्ट परवर्ण में उसे नापित पिता व वैश्य माता का पुत्र घोषित किया गया है। बौद्ध स्रोत महावंश टीका में नंदों को अज्ञात कुल व डाकुओं के गिरोह का मुखिया कहा गया है। यूनानी लेखक कार्टियस के अनुसार धनानंद का पिता नाई जाति का था। अपनी सुंदरता के कारण रानी के प्रेम पात्र बन गया तथा छल से राजा की हत्या कर दी तथा राजकुमारों के संरक्षण के बहाने राजगद्दी को हथिया ली। महापद्मनंद कालाशोक व उसके 10 पुत्रों का हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। यूनानी लेखक डियोडोरस भी कालाशोक की पत्नी द्वारा महापद्मनंद के प्रेम में पड़ जाने पर उसकी हत्या का लांछन लगाता है। विष्णु पुराण के अनुसार महानंदी की क्षुद्र से उत्पत्ति महापद्मनंद अत्यंत लोभी तथा द्वितीय परशुराम के समान सर्वछत्रकारी के नाम से जाना जाता था। उग्रसेन के नाम से ही उसकी निम्न जाति का पता लगता है, क्योंकि उग्र क्षत्रिय माता व क्षुद्र पिता का पुत्र था। मनुस्मृति के में इस प्रकार की संतान को अपसद अर्थात निकृष्ट कहा गया है। पुराणों में नंद राजाओं को अधार्मिक कहा गया है। पुराण बौद्ध व जैन परंपरा के अनुसार 9 नंद राजा हुए, जिन्हें 9 नंद कहा जाता है। पुराणों के अनुसार एक राजा पिता व बाकी 8 पुत्र थे। पुराणों में केवल महापद्मनंद व सुकल्प का वर्णन किया गया है। महाबोधि वंश के अनुसार 9 राजाओं की सूची दी गई है। उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी नाशक, दास, सिद्धि, कैवर्त, धनानंद, ये नंद थे। महापद्मनंद नंद वंश का सबसे महान शासक था। महापद्मनंद को बहुत सारे उपाधि मिली थी। पद्म के अर्थ होता है कमल के रूप में विस्तृत तथा संगठित सेना का स्वामी। उग्रसेन मतलब भयंकर विशाल सेना का स्वामी। सर्व क्षत्रांतक यानी समस्त क्षत्रियों का नाशक। अपरो परशुराम मतलब द्वितीय परशुराम। एकराट मतलब जिसने संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन छीन लिया हो। अनुलंघित शासक, कली का अंश आदि महापद्मनंद की उपाधि हैं। उसके द्वारा बहुत से राजाओं को पराजित किया गया था। इक्ष्वाकु, पंचाल, कासे, है, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिली, सुरसेन, वितिहोत्र आदि राजाओं को परास्त किया गया। मत्स्य पुराण में महापद्मनंद की उक्त विजयों में उल्लेख मिलता है। परिष्ट पर्व में महापद्मनंद के असापुल परिदृश्य साम्राज्य में उल्लेखित है। यूनानी लेखक कार्टियस के अनुसार नंद सेना में 20,000 अश्वरोही, 2 लाख पैदल तथा 3,000 हाथी थे। भारतीय इतिहास में महापद्मनंद के शासनकाल में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसके साम्राज्य की सीमाएं गंगा घाटी के मैदान का अतिक्रमण कर गई। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय की पताका फहराने वाला प्रथम मगध शासक था। मैसूर से प्राप्त 12वीं शताब्दी के अभिलेख में नंदों द्वारा कुंतल राज्य जीतने का उल्लेख है। क्लासिक लेखों के अनुसार अग्रमीज यानी घनानंद का राज्य व्यास नदी तक फैला था। संभवतः यह प्रवेश ही उग्रसेन यानी महापद्मनंद द्वारा जीता गया था। वायु पुराण के अनुसार महापद्मनंद ने 28 वर्षों तक शासन किया। निसंदेह वह उत्तरी भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर महान का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने अग्रमीज व जैंडमीज के नाम से संबोधित किया है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता था। बौद्ध, तमिल व संस्कृत ग्रंथों में भी इसकी अतुल्य संपत्ति की जानकारी मिलती है। दीपवंश व महावंश के अनुसार उसने
80 करोड़ की धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा रखी थी। उसने पशुओं के चमड़े, वृक्ष, गोंद व खानों की पत्थरों के ऊपर भी कर लगाकर आधिकारिक धन संचित करता था। कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। टर्नर महोदय ने स्पष्ट किया है कि उसे धन बटोरने का व्यसन था। ह्वेनसांग भी सम्राट नंद के पाटलिपुत्र में 5 जैन स्तूप, बहुमूल्य कोषों का वर्णन किया है। मुद्रा राक्षस में नंद को अग्र रुचि 39 द्रव्य कोटेश्वरा बताया है। नंदों की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख तमिल संगम कवि मामल्लनूर ने भी किया है। जनता से बलपूर्वक धन की वसूली का परिणाम से ये हुआ कि जनता नंदों के शासन के विरुद्ध हो गई। इसी असंतोष का लाभ उठाकर चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर उसके वंश का अंत कर दिया। धनानंद का सेनापति भद्रशाल था। राक्षसराज उसका अमात्य था। उन्होंने गंगा घाटी से निर्बल राजाओं का अंत कर एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रवृत्ति सम्राट की स्थापना की। सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित होकर उन्होंने निम्न जातियों को गरिमा प्रदान की। सामाजिक दृष्टि से इसे निम्न वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक तथा राजनीतिक दृष्टि से उत्तर भारत में सर्वप्रथम एक छत्र शासन के संस्थापक के रूप में देखा गया। उसके समय पाटलिपुत्र के वैभव व विद्वता का केंद्र बन गया। गंधार की स्थिति सालातूर के निवासी पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे तथा उन्होंने पाटलिपुत्र में रहकर ही शिक्षा ग्रहण की थी। वर्ष उपवर्ष वरुचि कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में उत्पन्न हुए। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। जैन स्रोतों में नंदों के अनेक मंत्रियों की चर्चा की गई है जो जैन धर्मावलंबी थे। प्रथम जैन मंत्री कल्पक था जिसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया। धनानंद जैन अमात्य शाक्टाल था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्थूलभद्र को मंत्री बनाया गया जिसने इस पद को अस्वीकार करते हुए एक जैन भिक्षु बनना स्वीकार किया। बाद में स्थूलभद्र के भाई श्रीयक को यह पद दिया गया। इस प्रकार नंदों के अधीन मंत्री पद वंशानुगत हो गया। मुद्रा राक्षस से भी नंदों का जैन मत अनुयायी होना सिद्ध होता है। कलिंग में सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए श्रेय नंद वंश को ही दी जाती है। नंद शासकों ने बाट माप का मानकीकरण किया तथा मापतौल की नई प्रणाली नंदो व क्रमानिनी चलाया। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से इसकी पुष्टि होती है। नंद राजाओं के अधीन मगध राजनीतिक दृष्टि से अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से भी अन्य समृद्धशाली साम्राज्य बन गया। साइबेरिया की ओर से स्वर्ण मंगाते थे। जीनोफोन की साइपोपेडिया से जानकारी मिलती है कि भारत का एक अत्यंत धनी शासक धनानंद पश्चिमी एशियाई देशों के झगड़ों की मध्यस्थता करता था। तक्षशिला से प्राप्त आहत मुद्राओं से पता चलता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थे। मगध की राजनीतिक सफलता में भौगोलिक परिदृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मगध की राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ तथा नई राजधानी पाटलिपुत्र गंगा व सोन के संगम स्थल पर स्थित। अजातशत्रु काल में गंगा नदी के दोनों तट पर नियंत्रण स्थापित हो गया जिसके उत्तरापथ व्यापारिक मार्ग को नियंत्रित किया जा सकता था। बंगाल, कलिंग और संभवतः सौराष्ट्र के बंदरगाह सामूहिक व्यापार के लिए वरदान थे। डीडी कौशाम्बी के अनुसार मगध का लौह अयस्क व तांबा खनिज के स्रोतों पर अधिकार था, अतः गहन कृषि के लिए कठोर औजार व युद्ध के लिए मजबूत हथियार बनाने सक्षम था। समीपवर्ती प्रदेश में मगध शासकों ने हाथियों को प्राप्त कर एक शक्तिशाली गज सेना का गठन किया। मगध के योग्य शासक की श्रृंखला ने सफल
सैन्य अभियान के अतिरिक्त महत्वपूर्ण वैवाहिक संधियों की भी जिसने साम्राज्य निर्माण में सहायता मिली। साम्राज्य के आधार स्तंभ सेना व कोष में नंदों ने अभूतपूर्व वृद्धि की, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की आधारशिला बनी।